हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 8 की। ठीक है, लेक्चर 8 में हमें क्या देखना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, यानी कि लेक्चर 7। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा, उसमें हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पावर की, कि किस तरीके से हम पावर को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है बेटा, वो होती है किलोवाट आवर। उसको बेसिकली हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, वाट आवर भी बोलते हैं, किलो वाट आवर भी बोलते हैं, जिसको बेसिकली हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। किलो वाट आवर को, वाट आवर को नहीं, किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, तो ज़्यादातर उसमें फॉर्मूलेज ही थे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे। अब आगे इसमें आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे ये जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज होते हैं इनकी पावर रेटिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से हम समझते हैं और कैसे समझते हैं। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज आते हैं आपने देखा होगा कि सब पे एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पे एक पावर रेटिंग दी जाती है कि ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, यानी कि कितने वोल्टेज का एप्लियंस है और ये पावर कितनी कंज्यूम करता है। ठीक है, कितना पावर का है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, द पावर रेटिंग ऑफ द कॉमन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। तो कह रहा है जनरली एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर एटसेट्रा, लगभग लगभग सभी के सभी इलेक्ट्रिक एप्लियंस पावर रेटिंग और वोल्टेज के साथ आते हैं। इट इज रेटेड विथ इट्स पावर एंड द वोल्टेज, उनका पावर और वोल्टेज उसमें गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड एज 100 watt is to 22 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट। इस तरीके की रेटिंग आपको दी होती है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में। ठीक है, तो इस तरीके की रेटिंग देने का मतलब क्या होता है, लिखा होता है नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप लेंगे उसमें लिखा होता है कि उसकी पावर क्या है और वो किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में यूज होता है। यानी कि 100 वाट की पावर और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेट ऐसे किया गया है 100 वाट इज टू 220 वोल्टेज, तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कह रहा है इट मींस दैट इफ द बल्ब इज लाइटेड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, अगर बल्ब 220 वोल्टेज के सप्लाई थे, यानी कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220, अगर इस वोल्टेज में हम उस बल्ब को जलाते हैं तो उसने जो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करनी है बाय द बल्ब इज 100 वॉट, वो 100 वॉट की पावर को कंज्यूम करेगा। देन इट मींस टू से 1 आवर, अभी हम लोग आगे समझते हैं इसको। इसका मतलब ये हो गया कि 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द बल्ब in 1 second, or in other words 100 joule of electrical energy is converted in the filament is converted in the filament of bulb into the light and heat energy in 1 second। अब यहां पर इसको समझिएगा, यहां पर ये कह रहा है कि अगर मैं किसी बल्ब को 220 वोल्ट के सप्लाई में रखता हूं तो इसका मतलब वो 100 वॉट की पावर को कंज्यूम करते हुए जलेगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 100 जूल ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी, 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा अगर वो 1 सेकेंड के लिए जलता है। देन इट मींस टू से 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, कैसे कन्वर्ट होती है, विद द फिलामेंट। ठीक है, यानी कि 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है तो वो फिलामेंट क्या करता है, हीट और लाइट को जनरेट करता है। यानी कि 1 सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी को बल्ब का फिलामेंट हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोचिए 1 सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी स्पेंड हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी से। यानी कि जब आप 220 वोल्टेज के सप्लाई में 100 वॉट का बल्ब यूज करते हैं तो विद इन अ 1 सेकेंड ये 100 जूल की एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी एंड द हीट एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। आगे कह रहा है फ्रॉम दिस रेटिंग
वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज। अब इस रेटिंग की हेल्प से हम लोग दो चीजें गेट कर सकते हैं। पहला, रेजिस्टेंस गेट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस कैसे गेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने बात की थी बल्ब की, तो यहां पर कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन इट इज ग्लोइंग। हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं फिलामेंट का। दूसरा, द सेफ लिमिट ऑफ करंट विच कैन फ्लो थ्रू द बल्ब व्हाइल इन यूज। एक सेफ लिमिट ऑफ करंट भी कितना होगा, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए। बेसिकली हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर बाई आर। तो एक फॉर्मूला, अब यहां पर पावर रेटिंग में हमें पावर गिवन होती है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है, तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड। तो यहां पे क्या रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हाइल इन यूज, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पावर। हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी आई हम लोगों ने देखा था। पावर इज इक्वल टू क्या देखा था, वी आई। तो इसका मतलब अगर हम करंट कैलकुलेट करेंगे, एंड द करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हेन इट इज इन यूज, I इज इक्वल टू P बाई V, बिकॉज हम लोगों ने बात की थी कि पावर जो होता है वो V इंटू आई के इक्वल होता है। समझाए थे ना 1 वॉट आवर, जो जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, 1 वॉट का पावर कितना होता है, तो उसमें हम लोगों ने इसी फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया था। तो ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी। ठीक है, तो इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमको पावर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम करंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए इसको एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और क्या हमें समझ में आता है उस चीजों से, थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल गिवन है, कह रहा है इफ ए बल्ब इज रेटेड एज 100 वॉट इंटू 220 वोल्ट। अगर किसी बल्ब की रेटिंग, पावर रेटिंग गिवन है कि वो 100 वॉट का बल्ब है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होगा वो 220 वोल्टेज के बीच का दिया है। कह रहा है द रेजिस्टेंस, अब इसमें रेजिस्टेंस को अगर गेट करना है तो रेजिस्टेंस कैसे गेट करेंगे बेटा, तो रेजिस्टेंस हम लोग गेट करेंगे R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। इस तरीके का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हमने वी स्क्वायर यानी कि 220 वोल्ट का स्क्वायर किया अपॉन 100 किया। तो जब हम इसको पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, जब हम 220 के स्क्वायर करते हैं फिर बाई 100 करते हैं और जब हम इनका ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं देन इट्स बिकम 484 ओम। तो पावर रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 484 ओम। यानी कि देन इट मींस टू से अगर बल्ब के फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो कितना रेजिस्टेंस जनरेट कर रही है, यानी कि उस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस उस टाइम 484 ओम आता है। 484 ओम का रेजिस्टेंस फिलामेंट जनरेट करता है। इज दैट क्लियर? ओके, अगर वो कंप्लीटली इसके साथ जल रही है, याद रखिएगा उसका वोल्टेज 220 कंप्लीट मिल रहा है, उसकी पावर रेटिंग 100 है, तो उसका जो फिलामेंट होगा वो कितना रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, 484 ओम का रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, ये काफी हाई रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, अगर मुझे करंट मेजर करना है कि उस फिलामेंट से कितनी करंट, कितने अमाउंट ऑफ करंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट फिलामेंट, ठीक है, तो उस फिलामेंट से करंट कितनी पास हो रही है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या कह रहा है, द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हाइल ग्लोइंग इज I इज इक्वल टू P बाई V। तो पावर कितनी है बेटा 100 और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज 220। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.454 एम्पियर विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 एम्पियर। यानी कि उस फिलामेंट से जो करंट फ्लो हो रही है बेटा वो इसकी एक सेफ लिमिट, बात कर रहा है सेफ लिमिट की, तो वहां पर सेफ लिमिट उस फिलामेंट के लिए होगी 0.5 एम्पियर की सेफ लिमिट होगी। ठीक है, यानी कि उस फिलामेंट से मैक्सिमम करंट जो पास हो सकती है दैट इज 0.5 एम्पियर, और अगर पूरी पावर रेटिंग के साथ है तो वो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अगर इस करंट का अमाउंट इंक्रीज होता है, अगर इस करंट का अमाउंट क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, तो बल्ब क्या हो जाता है, वो जो वायर होता है फिलामेंट का, टंगस्टन वायर होता है, वो ब्रेक हो जाता है। कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ज्यादा जनरेट होता है तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है,
दैट्स वाई वहां पर दिक्कत आती है। तो ज्यादा करंट फ्लो होने पर क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा और वो ब्रेक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के कैलकुलेशन को कर सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कितना है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, देख सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की जो एक सेफ लिमिट होती है करंट फ्लो करने की, वो कितनी है, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। आपने देखा होगा यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इसको थोड़ा सा केयरफुली आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंथी भी है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, फॉर्मूलाज देखने होंगे, डेरिवेशंस देखना होगा, केयरफुली इसको रीड करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बात कर रहा है हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं किलोवाट आवर में। किसमें कैलकुलेट करते हैं बेटा? किलोवाट आवर में। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है, हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या रहा है, द यूनिट इन विच द कंज्यूमर पे द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज किलोवाट आवर। तो हम जिस यूनिट पे करते हैं उसे हम बोलते हैं किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 यूनिट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम यूज करते हैं तो वो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी को हम यूज करते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए जो मीटर होते हैं, वो यूनिट्स मेजर करते हैं ना, कि 1 यूनिट हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, 2 यूनिट यूज की, 3 यूनिट यूज की। तो यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, पर यूनिट चार्ज। गवर्नमेंट क्या करती है, पर यूनिट चार्ज फिक्स करती है कि यूज ऑफ 1 यूनिट 5 रुपीज, 6 रुपीज और 7 रुपीज, ऐसे वो चार्ज करती है। तो कॉमर्शियल के लिए अलग होता है, रेसिडेंशियल के लिए अलग होता है। तो यूनिट पे गवर्नमेंट क्या करती है, चार्ज करती है कि अगर आप इतने यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज कर सकते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं, तो आपको इतना चार्ज पर यूनिट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए पूरे मंथ का मान लीजिए 100 यूनिट यूज करते हैं, तो अगर आपने पूरे मंथ में 100 यूनिट यूज किया, देन इट मींस टू से आपने मंथली 100,000 यूज किया। कितना यूज किया? 100,000 वाट। देन इट मींस टू से 100 किलोवाट, 100 किलोवाट आवर की एनर्जी को आपने यूज किया। 100 यूनिट मतलब 100 किलोवाट आवर की एनर्जी आपने यूज की। अब गवर्नमेंट 100 किलोवाट यानी कि 100, अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए उस पर 7 रुपीज के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया है, पैसे लगाए, तो अभी पे करना आपको 7 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो 100 इंटू 7, देन इट मींस टू से 700। तो आपका इलेक्ट्रिकल बिल कितना आता है? 700 आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो कैलकुलेशन करती है वो इसके अकॉर्डिंग करती है। तो देखिएगा क्या रहा है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an appliance is a certain time can be calculated in kilowatt hour by the following relation। तो energy in kilowatt hour is equal to power into time। तो power into time in hour दे दिया। अब hour को क्या किया, power किलोवाट था, watt में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। power is equal to watt into time divided by 100, क्योंकि किलोवाट को watt में डिवाइड कर दिया। अब power is equal to क्या होता है, PV and into time। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन बहुत सारा देखे हैं। लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा कन्वर्जन देखा था, यहाँ पे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अब इसका कॉस्ट जो करते हैं, तो किलोवाट आवर के लिए जो कॉस्ट आता है वो हम लोग पावर इंटू टाइम इंटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर किलोवाट आवर की 1 यूनिट का चार्ज, इसे किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यही हम इलेक्ट्रिक जो हम यूज करते हैं उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए मल्टीपल्स इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज होते हैं, मल्टीपल रैंडम टाइम के लिए यूज होते हैं, तो उनका ओवरऑल कैलकुलेशन इलेक्ट्रिकल मीटर करता है और फाइनली आपको बताता है कि कंप्लीटली आपने कितना यूनिट यूज किया और उसकी इलेक्ट्रिकल बिल कितना आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। देखिए करंट में एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, अगर किसी कंडक्टिंग वायर की बात करें, किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की बात करें, तो हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस या कंडक्टिंग वायर में हीटिंग इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट क्यों होते हैं? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। हर एक वायर का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है बेटा। अब वो जब वो रेजिस्टेंस कैसे आता है, जब चार्जेस किसी कंडक्टिंग वायर में चार्जेस फ्लो करते हैं, तो वो चार्जेस एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, कोलाइड होते हैं, फ्रिक्शन करते हुए, कोलाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो उन चार्जेस के फ्रिक्शन से, कोलिजन से हीट जनरेट होती है। तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा हीट को जनरेट करेगा। तो दैट्स वाई कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस या कंडक्टिंग वायर हीट को जनरेट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन होता है रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का वायर होगा तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा। अब जैसे टंगस्टन वायर है इलेक्ट्रिकल बल्ब का, तो उस बल्ब में जो टंगस्टन वायर है वो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, 484 ओम का रेजिस्टेंस को जनरेट करता है, देन इट मींस वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी ऐसी चीजों को देखते हैं जो कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो कि हीटिंग डिवाइस है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन, वो एक हीटिंग डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसमें हम एक ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो कि जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, तो वो हीट जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक हीटर हीट जनरेट करता है, गीजर हीट जनरेट करता है। तो ये सारे के सारे हीट जनरेट करने वाले इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज हैं, ये रेजिस्टेंस पे रिलाई करते हैं। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल इनमें यूज होता है ताकि ये हाई अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट कर सके। तो बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। तो क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ऑन अ पासिंग करंट थ्रू इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। अब किसी भी वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, हर एक वायर का अपना एक पर्टिकुलर करंट का एक लिमिट होता है कि इस वायर में इतनी, इससे ज्यादा करंट फ्लो होगी तो प्रॉब्लम होगी, देन इट मींस प्रॉब्लमेटिक। आपने देखा होगा कि मार्केट में वायर आते हैं, 4 एम्पियर का वायर आता है, 5 एम्पियर, इस तरीके से बहुत सारे वायर आते हैं, 2.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, इस तरीके से वायर आते हैं हमारे पास। तो कह रहा है जितने ज्यादा एक्सेस करंट फ्लो होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करेगा और बाद में वायर ब्रेक हो जाता है। अब एक्चुअली मान लीजिए कि कोई 1 एम्पियर का वायर है, अगर उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, देन इट मींस टू से उसकी रेटिंग 1 एम्पियर से ज्यादा जा रही है, 2 एम्पियर जा रहा है। तो अब वो मटेरियल 1 एम्पियर के करंट के लिए बना है, अब उसमें 2 एम्पियर का करंट जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा तो वो वायर मेल्ट हो जाएगा, यानी कि वायर बीच में से ब्रेक हो जाएगा। तो कह रहा है द amount of heat H is produced in a wire is directly proportional to the square of current I passing through the wire। तो यानी कि अगर मैं हीट की बात करता हूं तो अगर किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो हीट जो होता है वो I के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन इट मींस उसे मैं यहां लिख सकता हूं द हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर का रेजिस्टेंस, दूसरा मेन पॉइंट होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा हीट उतनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस जितना कम होगा हीट उतनी कम होगी। द अमाउंट ऑफ हीट produced in the wire is directly proportional to the resistance of the wire। भाई रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि हीट जनरेटेड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड इक्वेशन, द टाइम फॉर विच करंट इज पास इन द वायर। अब कितनी देर के लिए करंट पास हो रहा है, यानी कि अगर एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए चीजें पास होती हैं या करंट पास हो रहा है किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से, तो वो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करता है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब बहुत ज्यादा देर तक हम यूज करते हैं तो वो हीट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ी देर बंद कर दो, ठंडा हो जाने दो। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कितने टाइम तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक यूज करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। देन इट मींस टू से यहां पर हम कह सकते हैं कि हीटिंग डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट H is produced in wire is directly proportional to the time। देखिए यहां पर मैं टाइम लिखना भूल गया हूं, is directly proportional to the time। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, H is directly proportional to I square into R और into T। I square RT हम लोग इसको डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन अब इसको जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, H is equal to I square RT ये लिख लेते हैं और इसकी यूनिट जूल में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर इसी की यूनिट को कैलोरी में कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू 0.0
0.24 इंटू आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये जनरेट होता है बेटा आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर टी, और ये होता आता है कैलोरी में। ये किस में हो जाता है बेटा? कैलोरी में। तो अगर जूल में कैलकुलेट करना है देन इट बिकम आई स्क्वायर आर टी, और कैलोरी में अगर हम करेंगे तो 0.24 का और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल में आता है। अगर आप कैलोरी में मेजर करते हैं तो सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन उसमें 0.24 का और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास ये दो फॉर्मूले आते हैं हीटिंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब यहाँ पर बेटा चैप्टर एंड हो जाता है, इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर एंड होता है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि इनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने बात की बेटा पावर रेटिंग की, पावर रेटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि किस तरीके से हम पावर रेटिंग को समझते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और उसके पावर रेटिंग से हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कितना रेजिस्टेंस जनरेट करता है और उसकी एक करंट की सेफ लिमिट क्या है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया, हमारे हाउस होल्ड कंजप्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक तरीके से कितना आता है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगली चीज हमने देखा करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा। हीटिंग इफेक्ट डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, इसको भी हम लोगों ने देखा। फाइनली हम लोग फार्मूले पे आ गए, ठीक है। तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय बाय।